आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आज हम बात करेंगे आईडीए के बारे में। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होती है। इसमें ये एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होती है? एनीमिया दैट अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ए न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोइसिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया। वह एनीमिया जो न्यूट्रिशन जो एरिथ्रोपोइसिस के लिए ज़रूरी हैं, उनकी किसी भी कोई एक न्यूट्रिशन या मल्टीपल न्यूट्रिशन की कमी होने से जो भी एनीमिया होगी उसे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया कहेंगे। द सब्सटेंसेस विच आर नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोइसिस, कुछ सब्सटेंसेस हैं जो कि ज़रूरी हैं एरिथ्रोपोइसिस के लिए। एरिथ्रोपोइसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोब्लास्ट है, आर्थोसाइट, मतलब आरबीसी को जो बनती है, आरबीसी प्रोसेस होती है बनने की प्रक्रिया, उसे एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है? आयरन, प्रोटीन्स एंड विटामिन सी, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड B9, विटामिन B9। इन न्यूट्रिशन की कोई भी न्यूट्रिशन इनमें से कम हो, आयरन की कमी हो या प्रोटीन्स की कमी हो, विटामिन सी की या विटामिन B12 या B9 की कमी हो, अगर इससे जो एनीमिया होगी इसकी कमी से, उसे कहेंगे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया। वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया आर, कई प्रकार की न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया होती हैं। इनमें से कुछ एग्जांपल हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसे शॉर्ट में आईडीए बोलते हैं। सेकंड है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया होती हैं। प्रिवलेंस की हम बात करते हैं आईडीए के। द कॉमनेस्ट न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर present throughout the world is iron deficiency, but its prevalence is higher in the developing countries। ये बहुत डेवलपिंग कंट्री में बहुत मिलेगी। कौन कौन से कंट्री में? चाइना, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, इंडिया लाइक। इन इंडिया मोस्टली 35 to 40% चाइल्ड स्टूडेंट। इंडिया में क्या है? 35 से 40% चाइल्ड स्टूडेंट में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की देखने को मिलता है। इट्स प्रेजेंट इन हायर इन फीमेल, मोर सो इन प्रेगनेंसी। और ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किस में होती है? ज़्यादातर महिलाओं में होती है और उन सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी में होती है। व्हेन द प्रिवलेंस रेट ऑफ आईडीए इज हाई एज 45 to 60%, और इसका जो हाईएस्ट रेट है 45 से 60%। Severity of anemia is more in lower socioeconomic group and high risk of group is children, pregnant women and elderly। Severity of anemia की बात करें हम, इसमें ज़्यादातर एनीमिया जो मिलेगी वो होगी चिल्ड्रन में, प्रेग्नेंट वुमेन में और एल्डर एज में, किशोरियों को। इवन द वर्ल्ड आईडीए प्रिवलेंस रेट इज 2 बिलियन। अगर पूरे वर्ल्ड की हम बात करें आईडीए की, तो लगभग 2 बिलियन पॉपुलेशन आईडीए ग्रसित है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से ग्रसित है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया। एक बहुत कॉमन एनीमिया है, इजीली देखने को मिल जाती है। इट डेवलप्स ड्यू टू द इनएडिक्वेट एबिलिटी ऑफ आयरन फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। ये कब डेवलप होती है? ड्यू टू इनएडिक्वेट अमाउंट, इनएडिक्वेट एबिलिटी में आयरन की कमी होगी या आयरन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेगा तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। हीमोग्लोबिन के लिए आयरन और ग्लोबुलिन 2 चेन से बनता है, अल्फा बीटा ग्लोबुलिन चेन होती है, दो उससे मिलकर बना होता है, और आयरन की भी ज़रूरत होती है एरिथ्रोपोइसिस स्टेज में। अगर आयरन ही कम होगा या डेफिशिएंसी होगी या बिल्कुल ही नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस ही नहीं होगा। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो एनीमिया होगी, ठीक है। आरबीसीज आर माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक विद एमसीवी डिक्रीज, कितना होगा? 80 फीटोलीटर एंड एमसीवी डिक्रीज 25 पिकोग्राम। आरबीसीज आर माइक्रोसाइटिक,
आरबीसी क्या होंगी, माइक्रोसिटिक, छोटी होंगी, हाइपोक्रोमिक होंगी और इसका पैलर भी बहुत छोटा होगा और इसका एमसीवी भी डाउन होगा और एमसीएससी दोनों की वैल्यू डिक्रीज रहेगी। अब हम इसमें दिखाना चाह रहे हैं इस डायग्राम में आपको हाइपोक्रोमिक और हाइपरक्रोमिक और नॉर्मोक्रोमिक में डिफरेंस। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की हम बात कर रहे हैं तो इसमें देखते हैं पहले माइक्रोसिटिक वर्ड बोला था, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। माइक्रोसिटिक का मतलब होता है छोटी। नॉर्मल सेल क्या है, बीच में जो सेल्स हैं उसमें 3 हैं, नॉर्मल है, उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है। तो माइक्रोसिटिक में क्या होगा, देखिए नॉर्मोसिटिक और एक मैक्रोसिटिक और माइक्रोसिटिक। माइक्रोसिटिक सबसे छोटी आरबीसी हो गई। आरबीसी का एक तो साइज छोटा हो जाएगा तो उसे बोलेंगे माइक्रोसिटिक आरबीसी। देन हाइपोक्रोमिक की बात हो रही है तो उसका जो कलर देख रहे हैं आप वो बिल्कुल फेड हो रहा है, हल्का हो रहा है, तो इसे हाइपोक्रोमिक बोलेंगे। आरबीसी का साइज भी छोटा हो गया और इसका कलर भी डाउन हो गया तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो गई ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन की कमी से ये आरबीसी का साइज भी छोटा हो गया और कलर भी फेड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही देख लीजिए। नॉर्मोसिटिक में नॉर्मल सेल है, एक बीच वाली जो सेल है आरबीसी बिल्कुल नॉर्मल है, 80 to 100 MCV इसका साइज रहता है तो वो नॉर्मल है। अगर मैक्रोसिटिक होगी तो मोर देन 100 MCV का साइज जाएगा तो बड़ी हो जाएगी आरबीसी। लेकिन माइक्रोसिटिक है इस एनीमिया में, आईडीए के केस में माइक्रोसिटिक एनीमिया है तो उसका साइज नॉर्मल से छोटा होगा तो माइक्रोसिटिक बोलेंगे और उसका साइज क्या है, MCV लेस देन 80 फेटोलीटर। ओके, देन डेफिनेशन की बात करते हैं हम। व्हेन द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन हैज़ बी एग्जॉस्टेड दैट कंडीशन कॉल्ड आयरन डेफिशिएंसी। जब स्टोरेज फॉर्म का आयरन, स्टोर होता है हमारी बॉडी में आयरन, अगर वो भी ख़त्म हो जाए या कम होने लगे तो उस कंडीशन को आयरन डेफिशिएंसी बोलेंगे, आयरन की कमी बोलेंगे। दैट रिजल्टिंग इन ए फॉर्म ऑफ एनीमिया, और इसके रिजल्ट से क्या होगा, एक एनीमिया फॉर्म होगी, उसका क्या कहेंगे, कॉल्ड आईडी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। हमारी बॉडी में एकत्रित आयरन, स्टोरेज आयरन जो होगा वो ख़त्म होने लगेगा, उसकी कमी से एक एनीमिया हो जाएगी और उस एनीमिया का क्या नाम होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आईडीए, शॉर्ट फॉर्म है इसकी आईडीए। ठीक, कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब हम बात करते हैं क्या क्या कारण हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने के। आयरन की कमी से जो एनीमिया हो रही है क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके हैं। फर्स्ट, ब्लड लॉस। ब्लड लॉस हो जाएगा ज़्यादा, मान लो किसी को एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, फीमेल है, ओवरमेंसिस पॉलीइम्यूरिया का केस है, या कोई ट्रॉमा हो गया, या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ब्लड लॉस होता जा रहा है या प्लेटलेट डाउन हो गए, ठीक है, उस केस में ब्लड लॉस में भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकती है। डिक्रीज इन आयरन इनटेक, आयरन ले ही नहीं रहे हैं, खाने में आयरन ही नहीं ले रहे हैं, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो ही जाएगी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगी। थर्ड है पुअर डेफिशिएंसी, पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन। आर बाइंडर होता है उसमें, इंटेस्टाइन ड्यूडेनम में एब्जॉर्ब करता है उसकी हेल्प से। तो अगर आयरन और एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पा रहा है सही से, आयरन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है हमारी बॉडी, तब भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगी, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। इंक्रीज डिमांड ऑफ आयरन, और बहुत डिमांड बढ़ गई है आयरन की, फॉर मैनी कंडीशंस, कुछ कंडीशंस होते हैं उसमें अगर बॉडी में डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है आयरन की, लाइक ग्रोथ एंड प्रेगनेंसी। मान लो बॉडी ग्रोथ कर रही है या प्रेगनेंसी है तो बेबी ग्रोथ कर रहा है, उस केस में भी आयरन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब बेबी होगा तो एर्थोपाइसिस की साइकिल भी तेज़ी से चलेगी, बच्चे में भी ब्लड जाएगा, बच्चे का भी ब्लड बनेगा, तो उस केस में भी इंक्रीज डिमांड हो जाएगी आयरन की। अगर आयरन ज़्यादा चाहिए लेकिन हम ले नहीं पा रहे हैं
तब भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगी। ठीक है। आयरन डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं। आयरन बॉडी में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट मिलता है। हीमोग्लोबिन 200 से 2500 mg 200 टू 2500 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन में होगा आयरन। मायोग्लोबिन मसल्स का जो हीमोग्लोबिन होगा उसे मायोग्लोबिन बोलते हैं। 400 से 500 mg होगा उसमें। आयरन स्टोर होगा 500 से 1000 mg स्टोर होगा बॉडी में। प्लाज्मा आयरन होगा 2 to 3 mg। ये आयरन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई थी। अब हम बात करते हैं डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन। डेली कितनी नीड है हमारे लिए बॉडी में आयरन की, उसके हम बारे में बात करते हैं। एडल्ट मेल और इन ए नॉन मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल। एडल्ट मेल है या फीमेल है जो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चल रही है इसकी, या बंद हो गई है या स्टार्ट नहीं हुई है, तो उसमें होगा 1 mg पर डे। 1 मिलीग्राम आयरन पर डे नीड है, हमारी बॉडी को ज़रूरत है, चाहिए ही चाहिए 1 mg। मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन, अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही है फीमेल की, उसके लिए 1.5 mg आयरन डेली चाहिए। ठीक है। मेल में चाहिए 1 mg, फीमेल में 1.5 mg, 1.5 mg। ठीक है। आयरन मेटाबॉलिज्म की हम बात करते हैं। आयरन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है बॉडी में। हम आयरन ले रहे हैं डाइट में आयरन ले रहे हैं। विटामिन B12 साथ में आया है, ये हेल्प करेगा एब्जॉर्प्शन के लिए। एब्जॉर्प्शन इन ड्यूडेनम आंत में एब्जॉर्ब होगा आयरन, डाइट में लिया है। स्टोर होगा किस में, आयरन स्टोर ऑफ आयरन इन लीवर एंड स्प्लीन। खाने में आयरन लिया था, विटामिन B12 की हेल्प से एब्जॉर्ब हुआ ड्यूडेनम में, आंत में। एब्जॉर्ब होने के बाद ये स्टोर कहाँ हुआ, लीवर में और स्प्लीन। ठीक है। स्प्लीन में और लीवर में ये स्टोर हो गया आयरन। अब विटामिन B12 की हेल्प से बोन मैरो फॉर प्रोलिफरेशन। अब ये आयरन जो स्टोर हुआ है ये थोड़ा उसमें भी जाएगा, क्योंकि RBC भी बनानी है बॉडी के लिए, तो एथोपाइसिस की साइकिल चलेगी। तो एथोपाइसिस कहाँ चलती है, बोन मैरो में। बोन मैरो फॉर प्रोलिफरेशन मैन्युफैक्चर्ड ऑफ RBC को हमें बनाना है बॉडी को, तो क्या होगा, इस क्या क्या हेल्प होगी इसमें। एक तो आयरन चाहिए, कॉपर, कोबाल्ट, बहुत सारी विटामिन C चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, RBC बन जाएगी। इन सारी चीज़ों की न्यूट्रिशन को लेके आइसोपाइसिस की साइकिल चल गएगी और अल्टीमेटली RBC का मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन हो जाएगा। प्रोलिफरेशन ऑफ RBC बन जाएगी। उसके बाद क्या होगा, RBC इन सर्कुलेशन आफ्टर 120 डेज। RBC जैसे ही बनी और सर्कुलेशन में रिलीज हो गई, सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी RBC। 120 दिन, 100 से 120 दिन तक वो रहेगी। उसके बाद इसकी जो लाइफ स्पैन है 100 से 120 दिन। उसके बाद क्या होगा, RBC ब्रेक डाउन हो जाएगी। RBC ब्रेक डाउन ऑफ RBC इन रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। RBC टूट जाएगी 120 दिन या 100 दिन के बाद, पुरानी हो जाएगी और खुद ही रैप्चर्ड हो जाएगी। तो ये कहाँ पे होगी, एंडोथीलियल सिस्टम क्या क्या है, बोन मैरो, लीवर एंड स्प्लीन। ठीक है। RBC जैसे ही टूटेगी तो क्या होगा, RBC के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन रिलीज होगा। हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना है, हीम एंड ग्लोबुलिन। हीम इज आयरन, ग्लोबुलिन क्या है, प्रोटीन क्या होगी, रीयूटिलाइज, दोबारा बॉडी रीयूज कर लेगी उसे। ठीक है। अब हीम का क्या होगा, ये ब्रेकडाउन ऑफ आयरन की बात चल रही है अभी। हीम क्या करेगा, RBC ब्रेक डाउन हुई, टूट गई 120 दिन के बाद, फिर हीमोग्लोबिन रिलीज हो गया। अब हीम आया, हीम से क्या बना, बिलिरुबिन, और सेकंड दूसरी जगह बन गया आयरन। ये भी अलग अलग डिवीज़न हो गया। ग्लोबुलिन रीयूज होने लगी बॉडी में। अब बिलिरुबिन क्या करेगी, ये बिलिरुबिन बनाएगी। और हीम क्या, दूसरी साइड क्या है, आयरन क्या होगा, स्टोर होगा दोबारा रीयूज होने के लिए, और रीयूज हो जाएगा। और लॉस बाय मेंस्ट्रुएशन, या मेंस्ट्रुएशन की साइकिल में ये भी रीयूज हो जाएगा। उसके बाद जो बिलिरुबिन बनी थी हीम से, बिलिरुबिन, फिर बिलिरुबिन बनेगी।
बिलिरुबिन बनने के बाद क्या होगा, बाइल बनेगा। बाइल किसके इंटेस्टाइन के थ्रू चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, और इसके फीसेस के थ्रू, फेसेस है स्टूल के थ्रू निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा ये, ठीक है। तो आयरन मेटाबॉलिज्म हो गया, ये आयरन अल्टीमेटली स्टूल के थ्रू निकल गया। अब बात करेंगे प्राइमरी सोर्स ऑफ आयरन की। आयरन के सोर्स क्या क्या है प्राइमरी सोर्स, इंजेक्शन ऑफ फूड्स कंटेनिंग आयरन, लीफी वेजिटेबल्स। जो मेन सोर्स हैं, जो हरी पत्तीदार सब्जियां हैं, बीन्स हैं, मीट है, लीवर है, ये क्या है मेन सोर्स है। हरी पत्तेदार सब्जियां, बीन हो गई, मीट हो गया, लीवर हो गया। ये क्या होगा, रिसाइक्लिंग ऑफ आयरन फ्रॉम सेंसेसेंट रेड सेल्स। सेंसेसेंट सेल आरबीसी होती है, ये रिसाइक्लिंग में ब्रेक डाउन होती है ये। फीचर ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के क्या क्या फीचर हैं, ठीक है। ब्रिटल नेल्स, नेल्स ब्रिटाइल हो जाएंगे। स्पून शेप्ड नेल, चम्मच के आकार के नेल हो जाएंगे नाखून। ब्रिटल हेयर, सूखी रूसी हो जाएगी बालों में। एट्रोफी ऑफ पेपलिया एंड टंग, टंग में पेपलिया हो जाएगी। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया क्या होगा, डिफ़िकल्टी ऑफ स्वॉलोइंग, खाने में दिक्कत होगी, खाना खाने में। फटीग, थकान हो जाएगी। वीकनेस, थकान, कमजोरी, वीकनेस कमजोरी, फटीग थकान। पेल येलो स्किन, स्किन येलो कलर की हो जाएगी, पेल येलो कलर की। इरेगुलर हार्ट बीट, हार्ट बीट इरेगुलर होगी। चेस्ट पेन, सीने में दर्द होगा। कोल्ड हैंड एंड फीट, हाथ और पैर ठंडे होने लगेंगे। ये क्या है, सिम्टम्स हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के। उसके बाद हम बात करेंगे एटियोलॉजी, कॉज ऑफ आईडीए की, ठीक है। एटियोलॉजी क्या है, द कॉमन कॉज ऑफ आईडीए इज लैक ऑफ आयरन। मेन कारण क्या है इसका, आयरन की कमी। आयरन की कमी किस किस चीज़ से हो सकती है, इंक्रीज डिमांड, या तो बॉडी को इंक्रीज डिमांड हो गई हो, आयरन की मात्रा बढ़ानी पड़े, जैसे ग्रोथ के लिए या प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। इंक्रीज लॉस ऑफ ब्लड, या ब्लड ज़्यादा बह गया हो, लॉस हो गया हो। डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, या आयरन की खाने में कमी हो रही हो, खाने में हम भोजन में खाने में आयरन नहीं ले पा रहे हों, उसकी कमी से भी आईडी हो सकता है। इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, आयरन ले रहे हैं खाने में लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, पूरा एब्जॉर्ब बॉडी में नहीं हो पा रहा है, उसकी कमी से भी आईडी हो सकता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी, बार बार प्रेगनेंसी होने से भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगी। इन ईच प्रेगनेंसी एवरेज 650 mg लॉस ऑफ आयरन, एक प्रेगनेंसी में 650 mg मिलीग्राम आयरन लॉस होता है। अबाउट 1300 ml ब्लड लॉस होता है, ठीक है। एक प्रेगनेंसी में 1300 ml ब्लड लॉस होगा और 650 mg आयरन लॉस होगा। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी होगी तो फाइनली आईडीए हो जाएगा, ठीक है। अदर डिजीज़ क्या क्या हो सकती हैं, और बहुत सारी डिजीज़ हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, इसके कारण भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाती है। जैसे हेमेचूरिया हो गया, पेशाब में ब्लड आ रहा है, उस कंडीशन में भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगी। हुकवॉर्म इन्फेक्शन है, हाथों में कोई हुकवॉर्म का इन्फेक्शन हो गया है, एस्केरियासिस का, ठीक है, टीनिया का हो गया है, किडनी इन्फेक्शन है, और यूरिनरी ब्लैडर लीजन है, कोई घाव है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, पता नहीं चल रहा है, उस केस में भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाए। क्योंकि इंक्रीज ब्लड लॉस, ब्लड तो इसमें भी लॉस हो रहा है, इंटरनली पता नहीं चल रहा है। ये सारे हो गए इसके एटियोलॉजी। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की डायग्नोसिस कैसे करेंगे, कैसे लेबोरेटरी फाइंडिंग करेंगे इसकी। लेबोरेटरी फाइंडिंग,
लैब में क्या क्या जांचें हो सकती हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को फाइंड आउट करने के लिए। तो पहला है हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। हेमेटोलॉजी में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं हम। पहला कॉमन टेस्ट है हीमोग्लोबिन HB। अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, हमें ओनली एनीमिया फाइंड आउट करनी है। HB से ये तो नहीं पता चलेगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, अदर कोई एनीमिया है, लेकिन इससे ये ज़रूर पता चल जाएगा एनीमिया है या नहीं है। अगर HB हीमोग्लोबिन 5 से 10 ग्राम आ रहा है, 10 ग्राम पर डेसीलीटर किसी पेशेंट का, तो उसे एनीमिया है। ठीक है। और दूसरा टेस्ट है PCV या SCT, पैक्ड सेल वॉल्यूम बोलते हैं PCV को, इसी का दूसरा नाम है हीमेटोक्रिट वैल्यू। तो अगर ये 15 से 30% है, तब भी एनीमिया को हम फाइंड आउट करेंगे, एनीमिया है इस पेशेंट के अंदर। रेड ब्लड सेल्स इंडिसेस। अब दूसरा केस है रेड ब्लड सेल इंडिसेस। इससे हम पता कर लेंगे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, मतलब RBC का शेप और साइज कैसा है, कलर कैसा है और उसका साइज कैसा है, क्योंकि माइक्रोसिटिक है या मैक्रोसिटिक है ये तो रेड ब्लड सेल्स इंडिसेस से ही पता चल जाएगा। तो इसमें पहला पैरामीटर है MCV, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। अगर इसका नॉर्मल है तो ठीक है, नॉर्मोसिटिक एनीमिया होगी, लेकिन डिक्रीज है, इसकी वैल्यू 80 से 100 है। अगर इससे कम है, लेस देन 80 फीटोलीटर है, तो उस केस में क्या होगा, माइक्रोसिटिक एनीमिया होगी। ठीक है, MCV डिक्रीज है। सेकंड है MCH, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। सेकंड पैरामीटर है रेड सेल्स का, रेड सेल इंडिसेस का। अगर इसकी वैल्यू 25 पिकोग्राम से कम है, लेस देन 25 से भी कम है, तो इसका क्या है, हाइपोक्रोमिक। पहला हो गया MCV अगर डिक्रीज है तो माइक्रोसिटिक, RBC का साइज छोटा है। MCH का मतलब मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन उसका कम है, पैलर जो है कम है, मतलब RBC का कलर हल्का है, लाइट है, उसमें हीमोग्लोबिन भी कम है, तो इसलिए क्या है, इसका भी कम है वैल्यू। तो दोनों को मिलाकर हो गया माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक रेड सेल्स। ठीक है। थर्ड है MCSC, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। हीमोग्लोबिन की इसमें कंसंट्रेशन पता करेंगे, ये थर्ड पैरामीटर है रेड सेल इंडिसेस का। इसमें अगर लेस देन 30 ग्राम पर डेसीलीटर है इसकी वैल्यू, तो इसका पता चल जाएगा IDA का केस है ये। RDW ये कलर के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, ये इंक्रीज होगा 15 से 15% से बड़ा ज़्यादा होगा, तो IDA का केस है ये। ठीक है। पेरिफेरल ब्लड फिल्म PBF। अब हम इसकी स्मेयर बनाएंगे, एक स्लाइड स्टेन करेंगे, स्लाइड बनाएंगे टंग शेप में, और स्टेन करेंगे लिस्मान स्टेन या रोमांस्की स्टेन। उसके बाद क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। उसमें क्या देखेगा, एनिसोपोकिलोसाइटोसिस देखेगा, RBC का साइज और शेप वेरिएट दिखेगा, नॉर्मल नहीं दिखेगा। इसमें क्या होगा, रेड सेल्स आर माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक विद पेंसिल शेप सिगार शेप। RBC जो दिखेंगी माइक्रोसिटिक छोटी दिखेंगी और हाइपोक्रोमिक लाइट दिखेंगी, बहुत हल्के कलर की, डार्क नहीं दिखेंगी रेड, लेकिन लाइट रेड दिखेंगी। ठीक है, विद पेंसिल शेप। और RBC का जो शेप होगा वेरिएट हो जाएगा, पेंसिल शेप हो जाएगा, नोक सी बन जाएगी, गोल राउंड नहीं होगा, नोक हो जाएगी, सिगार शेप बन जाएगा, जैसे सिगार होता है उसके आकार के RBC हो जाएंगी। ठीक है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एनिसोपोकिलोसाइटोसिस। हाइपोक्रोमा इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंटर पैलर बिकम्स। हाइपोक्रोमा मतलब एक होता है हाइपरक्रोमा, हाइपर में जो रेड सेल्स है उसका कलर डार्क हो जाएगा रेड, हाइपो का मतलब लाइट कलर हो जाएगा। तो इसमें क्या सेंटर पोलर क्या होगा, 1/3 से ज़्यादा हो जाएगा, या 1/4 या 3/4। HB का कलर बहुत छोटा हो जाएगा। HB 90 to 95% होना चाहिए RBC के अंदर, लेकिन ये बहुत कम हो जाएगा,
आधा आधा हो जाएगा इसका साइज, ठीक है। तो हाइपोक्रोमा हो जाएगा ये। अब इसमें हम देख सकते हैं पेरिफेरल ब्लड स्मीयर की हमने एक स्लाइड दिखाई है, यहाँ पे डायग्राम है। इसमें देखिए एक पेंसिल शेप्ड आरबीसी दिख रही है, इसमें नोक दिख रही है। तो एनिसोपोगिलोसाइटोसिस में क्या है, शेप चेंज हो रहा है और साइज और शेप आरबीसी का। तो पेंसिल शेप आरबीसी दिख रही है, ठीक है। हाइपोक्रोमिक आरबीसी मतलब आरबीसी का जो पेलर है बहुत छोटा हो गया है एचबी का, और जो कलर है वो बहुत लाइट हो गया है, ठीक है। और आरबीसी देखिए हाइपर क्रोमिक माइक्रोसिटिक आरबीसी भी दिख रही है इसमें। माइक्रोसिटिक आरबीसी मतलब नॉर्मल से छोटी आरबीसी, छोटी आरबीसी माइक्रोसिटिक आरबीसी। और टीयर ड्रॉप सेल भी दिख रही है इसमें, जो आंसू की बूंद होती है उसकी तरह भी बिल्कुल एक सेल दिख रही है, उसे बोल रहे हैं टीयर ड्रॉप सेल। एक टारगेट शेप आरबीसी दिख रही है इसमें, बीच में पॉइंट सा है, लास्ट में टारगेट शेप्ड आरबीसी। तो पेंसिल सेल हो गई, टीयर ड्रॉप सेल हो गई, टारगेट सेल हो गई और माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, ये जो सेल्स हैं आरबीसी हैं, ये सारे अगर दिख रहे हैं पीबीएफ में, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में, माइक्रोस्कोप में, तो हम इससे पता कर सकते हैं इस पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। ओके, अब हम बात करते हैं रेटिकुलोसाइट काउंट की। लेबोरेटरी फाइंडिंग की बात चल रही है, लैब डायग्नोसिस की, उसमें है आर काउंट। आर का मतलब होता है रेटिकुलोसाइट काउंट, ठीक। नॉर्मल टू स्लाइटली इंक्रीज विद इन रेंज 1 to 3%। आर काउंट पर, रेटिकुलोसाइट काउंट पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नॉर्मल रहेगा, थोड़ा बहुत इंक्रीज हो सकता है। प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है, एरिथ्रोपॉयसिस बढ़ जाता है क्योंकि प्रेगनेंसी है, किसी केस में ग्रोथ हो रही है, इस केस में तो क्या है उसका रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, 1 to 3%। WBC वाइट ब्लड सेल्स की हम बात करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये नॉर्मल रहेगी। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट TLC या WBC एक ही बात है, ये क्या होगी नॉर्मल, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि एनीमिया हो रही तो आरबीसी में ही अंतर आना चाहिए, WBC में नहीं। DLC डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट की हम बात करते हैं, तो DLC भी नॉर्मल रहेगी। प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट क्या होगी थोड़ी बहुत इंक्रीज हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं बोन मैरो एग्जामिनेशन के बारे में। बोन मैरो एग्जामिनेशन में क्या होगा, बोन मैरो इज हाइपर सेलुलर। हाइपर सेलुलर क्यों होगी, एरिथ्रोपॉयसिस इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन आरबीसी का ज़्यादा होगा, तो उस केस में क्या होगा बोन मैरो हाइपर सेलुलर, ज़्यादा सेल्स दिखेंगी। एथॉइड हाइपरप्लेजिया, आरबीसी ज़्यादा दिखेंगी तो एथॉइड हाइपरप्लेजिया। माइलोपाइसिस नॉर्मल, ठीक है, WBC का जो फॉर्मेशन है वो नॉर्मल रहेगा। मेगालोपाइसिस, प्लेटलेट का जो फॉर्मेशन है उसे बोलते हैं मेगालोपाइसिस इज नॉर्मल टू इंक्रीज, ये नॉर्मल होगा या थोड़ा बहुत इंक्रीज दिख सकता है, थोड़ा बहुत बड़ा हुआ दिख सकता है बोन मैरो एग्जामिनेशन में, ठीक है। एथॉइड हाइपरप्लेजिया आरबीसी है, एथॉइड का मतलब आरबीसी, ये बोन मैरो की बात चल रही है इसलिए एथॉइड बोल रहे हैं इसे, एथॉइड हाइपरप्लेजिया, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा हुआ दिखेगा बोन मैरो एग्जामिनेशन में। और माइलोपाइसिस मतलब WBC का जो फॉर्मेशन है, ल्यूकोसाइट का जो फॉर्मेशन है वो नॉर्मल रहेगा। मेगालोपाइसिस का है ये इंक्रीज हो सकता है या नॉर्मल, मेगालोपाइसिस है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट, ठीक है, ये नॉर्मल टू इंक्रीज रहेगा बोन मैरो एग्जामिनेशन। इसमें क्या हो, डिटेक्टेड बोन मैरो आयरन वाई प्रुशियल ब्लू स्टेन, ये कॉमन स्टेन है प्रुशिया ब्लू स्टेन। बोन मैरो एग्जामिनेशन करते हैं आयरन को देखने के लिए, आयरन को डिटेक्ट करने के लिए, आयरन को फाइंड आउट करने के लिए बोन मैरो एग्जामिनेशन अगर करेंगे तो उसके लिए कौन सी स्टेन की जाती है, प्रुशिया ब्लू स्टेन की जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, प्रुशिया ब्लू स्टेन किस के लिए की जाती है, कब की जाती है, क्यों की जाती है, ठीक है। तो आयरन को फाइंड आउट करने के लिए की जाती है, डिटेक्ट करने के लिए बोन मैरो एग्जामिनेशन में। अब हम बात करते हैं बायोकेमिकल एग्जामिनेशन के बारे में।
अभी हमने बात की थी हेमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन की और बोन मैरो एग्जामिनेशन की। अब हम बात करते हैं बायोकेमिकल एग्जामिनेशन के बारे में। इसमें पहला है सीरम फेरेटिन। सीरम फेरेटिन टेस्ट करेंगे, आयरन प्रोफाइल में आता है सीरम फेरेटिन। ये क्या होगा, डिक्रीज होगा क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी है। कितना डिक्रीज होगा, लेस देन 15 माइक्रोग्राम पर लीटर से भी कम होगा, सीरम फेरेटिन डिक्रीज होगा। नॉर्मल वैल्यू क्या है इसकी 50 to 300 माइक्रोग्राम पर लीटर। 50 से 300 माइक्रोग्राम होता है, लेकिन ये 15 से भी कम होगा अगर आईडीए का केस है तब। सेकंड पैरामीटर है सीरम आयरन। सीरम में जो आयरन है वो भी डिक्रीज होगा, कम होगा, लेस देन 10 माइक्रोग्राम पर लीटर, 10 से भी कम। नॉर्मल वैल्यू क्या है इसकी सीरम आयरन की 50 से 150, 50 to 150 माइक्रोग्राम पर लीटर नॉर्मल रेंज है। इससे कम कितना कम रहेगा, डिक्रीज हो जाएगा आईडीए के केस में 10 से भी कम हो जाएगा। TIBC टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी एक टेस्ट होता है, ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये बढ़ जाएगा। सीरम आयरन और सीरम फेरेटिन डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, लेकिन TIBC इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज हो जाएगा, 350 से भी ज़्यादा हो जाएगा, मोर देन 350 माइक्रोग्राम पर लीटर। ठीक है, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है TIBC की 250 to 350 माइक्रोग्राम पर लीटर, 250 से 350 माइक्रोग्राम पर लीटर इसकी नॉर्मल वैल्यू है, लेकिन ये बढ़ जाएगा आईडीए के केस में। ठीक है, सीरम फेरेटिन अगला टेस्ट है सीरम फेरेटिन। ये क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, 15 से भी कम, 15% से भी कम। इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है सीरम फेरेटिन की 30 से 40, 30 to 40 माइक्रोग्राम पर लीटर। तो ये सारे पैरामीटर होगा, सीरम फेरेटिन हो गया, ये डिक्रीज होगा, सीरम आयरन होगा, डिक्रीज होगा, TIBC इंक्रीज हो जाएगा, सीरम ट्रांसफेरिन डिक्रीज, ओनली TIBC इंक्रीज होगा, बाकी सारे आयरन प्रोफाइल के डिक्रीज हो जाएंगे टेस्ट, आयरन प्रोफाइल। ठीक है, सीरम फेरेटिन डिक्रीज हो जाएगा। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होगा, कब होती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसकी। अगर बॉडी में स्टोरेज फॉर्म आयरन है वो भी 2-3 महीने 6 महीने तक चलता रहेगा, लेकिन 1-2 साल हो गए उसे और आयरन नहीं ले रहा है पेशेंट, तो उसे अल्टीमेटली आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, एरिथ्रोपाइसिस डिफेक्ट हो जाएगा। एरिथ्रोपाइसिस में अल्ट्रेशन आ जाएगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली बोन मैरो RBC को छोटा बना देगी, बड़ा नहीं बना पाएगी लेकिन छोटा बनाएगी, क्योंकि आयरन की कमी है, बनाएगी तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगी। ठीक है, so thanks for watching this video.